है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल से हम पढ़ रहे थे हीमोक्रोमेटोसिस के बारे में, ठीक है। इसमें जो मेन टर्म्स है, प्लीज उसको सिर्फ हाईलाइट करता हूँ। हीमोक्रोमेटोसिस इज अ आयरन ओवरलोड कंडीशन। इसमें बॉडी के अंदर एक्सेस आयरन आती है और वो जाकर मल्टीपल टिश्यू पे डिपोजिट होकर उसको इंजरी कराती है। एग्जाम में तीन चीजें याद रखें। अगर बॉडी के अंदर आयरन की लोड बढ़ जाए, ये तीन एरियाज पे जाकर इंजरी कराती है। नंबर वन है स्किन, ठीक है। जब स्किन के ऊपर एक्सेस आयरन डिपोजिट हो जाती है, इट कैन काज ब्लैक पिगमेंटेशन। ये क्या कराती है? ब्लैक पिगमेंटेशन। एक्सेस आयरन फॉर द लॉन्ग रन अगर लीवर पे जाकर डिपोजिट करे, इट कैन काज सीरोसिस ऑफ लीवर। और एक्सेस आयरन कैन डिपोजिट इन द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास। और अगर बीटा सेल्स को ये ब्लॉक करे तो इंसुलिन रिलीज कम हो जाती है, तो इट कैन काज ब्रोंजिंग डायबिटीज। ये क्या करा सकती है? ब्रोंजिंग डायबिटीज। तो तीन चीजें, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्लैक पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, cirrhosis of liver and bronzing diabetes, think about hemochromatosis। आयरन ओवरलोड के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इस सीरम आयरन के करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, जिसको कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं, वो लीवर बायोप्सी है। क्या है? लीवर बायोप्सी। और इसका ड्रग ऑफ द चॉइस डेस्पेरोक्सामिन है। क्लियर है? क्योंकि डेस्पेरोक्सामिन एक ऐसा ड्रग है, ये एक्सेस आयरन को बॉडी से बाहर फ्लश करती है। इसको आयरन चीलेटर ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है जी। आज हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड विल्सन डिजीज। इसको हम क्या कहते हैं? विल्सन डिजीज। इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो हर एक बंदा प्रॉपर नोट्स बनाते रहे और इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज नेक्स्ट कंडीशन टुडे वी विल डिस्कस, दैट इज कॉल्ड विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज के बारे में लिखें, इट इज also known as hepato is the word used for liver। lenticular is the area present in the forebrain। ये कहाँ पे एरिया होता है? फोरब्रेन। जिस तरह के ब्रेन के तीन हिस्से हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोरब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जिसको हम लेंटिफॉर्म एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिफॉर्म। तो हेपेटो इज द वर्ड यूज फॉर लिवर, लेंटिकुलर इज द वर्ड यूज फॉर फोरब्रेन, ठीक है। और डीजेनरेशन, इसका मतलब ये है कि जो विल्सन डिजीज है इसके अंदर दो एरियाज मेनली इन्वॉल्व होते हैं, लीवर एंड फोरब्रेन। इस वजह से इसको हेपेटो लेंटिकुलर डीजेनरेशन कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे तो ये मजीद भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं कि वो आजकल विल्सन डिजीज की बजाय एग्जाम में जो नाम देते हैं हेपेटो लेंटिकुलर डीजेनरेशन, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों। डेफिनेशन लिखे कि विल्सन डिजीज का मतलब क्या है। याद रखे, विल्सन डिजीज में बॉडी के अंदर एक्सेस कॉपर की लोड बढ़ जाती है। किस चीज की? कॉपर। जिस तरह आयरन लोड को हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, तो कॉपर ओवरलोड को हम विल्सन डिजीज कहते हैं। यहाँ पे लिखे इन दिस कंडीशन, कि इस कंडीशन के अंदर, इन दिस कंडीशन देयर इज हाँ जी एक्सेस कॉपर। और कि बायोकेमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में कॉपर की जो सिंबल है दैट इज Cu, ठीक है। देयर इज एक्सेस कॉपर ओवरलोड इन मल्टीपल टिश्यूज लीडिंग टू इंजरी। अगर बॉडी के अंदर कॉपर की लोड बढ़ जाए और ये एक्सेस कॉपर जाकर मुख्तलिफ टिश्यू पे डिपोजिट होकर क्या कराए? इंजरी कराए, उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? विल्सन डिजीज कहते हैं। असल में पहले एक पेशेंट था, उसको लिवर मसला था और ब्रेन का मसला था। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो जनाब उसकी सीरम के अंदर किस चीज की लोड बढ़ गई थी? कॉपर। और ये डिजीज जिसने मालूम की थी उस डॉक्टर का नाम क्या था? विल्सन। इसलिए आज तक कॉपर ओवरलोड को हम क्या कहते हैं? विल्सन डिजीज कहते हैं, ठीक है। ये उस बंदे का नाम था जिसने कॉपर ओवरलोड मालूम किया था, ठीक है। अब इसमें अगर एग्जामिनर ये पूछे कि इसकी जेनेटिक पैटर्न क्या है, जेनेटिक पैटर्न, यार ये कॉपर लोड क्यों बढ़ता है? असल में हमारे बॉडी के अंदर हर एक मेटल को, हर एक इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करने के लिए जीन्स होते हैं। जिस तरह आयरन को कंट्रोल करने के जीन्स जो है वो किस क्रोमोसोम पे है? 6 पे। वेरी गुड। इसी तरह कॉपर मेटल को रेगुलेट करने के जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम 13 पे होते हैं। किस पे होते हैं? 13 पे।
तो क्वेश्चन ये है कि जब पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स ये ऑफस्प्रिंग को अपनी जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ जीन्स फादर से आती है और कुछ जीन्स मदर से आती है। अब याद रखें, ये बात बार फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जो बाई बर्थ होते हैं, बच्चे के अंदर पैदाइशी होते हैं, और उसमें एक जीन मदर से खराब आई है और एक जीन फादर से खराब आई है। तो कितने कॉपीज ऑफ द जीन हो गए? 2। दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ये क्या है? ऑटोसोमल। और ऐसी डिजीज जिसमें एक कॉपी ऑफ द जीन खराब आ जाए, चाहे वो फादर से हो या मदर से, उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं। लेकिन कॉपर ओवरलोड डिजीज के लिए डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन एक फादर से आनी चाहिए और एक को मदर से। तो ये बात बार बार एग्जाम में आता है कि अगर किसी बच्चे में विल्सन डिजीज है और वो बाई बर्थ है, तो उसका मसला सिर्फ फादर से होगा या मदर से होगा या दोनों से? ये दोनों से होगा, क्योंकि इसके लिए एक जीन फादर से आनी चाहिए और एक को मदर से। तो जेनेटिकली दिस डिजीज इज अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। क्लियर है? जिसको एमसीक्यूज करे कवर, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। So a disease for which two defective copy of the parental gene is required is autosomal recessive condition. नेक्स्ट देखे, कॉपर ओवरलोड के अंदर जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है वो क्रोमोसोम 13 पे होती है। किस पे होती है? क्रोमोसोम 13। दिस अगेन एमसीक्यू कि अगर हम क्रोमोसोम की अरेंजमेंट देखें, और ऐसा टेस्ट ये आगा खान के अंदर कराई जाती है जिसमें हम पेशेंट की क्रोमोसोम अरेंजमेंट देखें, उस टेस्ट को कैरियोटाइपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोटाइपिंग। तो अगर विल्सन डिजीज पेशेंट में कैरियोटाइपिंग की जाए तो उसका जो डिफेक्ट है या मसला है वो किस क्रोमोसोम पे होगा? 13 पे होगा। ये भी एमसीक्यूज है। अब इसमें लेके कि जो कॉपर ओवरलोड है ये किस आर्गन को लेकर, टारगेट एरियाज कि वो कौन कौन सी एरिया है जहाँ पे कॉपर जो है वो एक्सेस जाकर डिपोजिट हो सकता है। तो उनमें से फर्स्ट टारगेट इज लीवर। क्या है? लीवर है। तो यहाँ पे लेके excess copper can deposit on the liver. Next देखें, excess copper is also deposit in the eye. कहाँ पे? आई। तो विल्सन डिजीज पेशेंट में जब आप देखेंगे तो इन लोगों में कभी कभार विजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, और जब हम आईज की एग्जामिनेशन करते हैं तो आईज के अंदर हमें पता चलता है कि देयर इज एक्सेस विच डिपोजिशन? कॉपर डिपोजिशन। तो एक्सेस कॉपर कैन टारगेट फर्स्ट लीवर, सेकंड इट कैन डिपोजिट इन द आई, और थर्ड नंबर लिखे ब्रेन। कहाँ पे? ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो कितनी चीजें टारगेट करती है? कि 3 चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी विल्सन डिजीज पेशेंट आता है उसमें लीवर के मसले होंगे, उसमें विजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं और उसमें ब्रेन के मसले होते हैं। ये 3 जगह है। और याद रखे इसकी क्लिनिकल फीचर लेके, मतलब ये पेशेंट जब आएगा जनाब तो उसकी क्लिनिकल फीचर क्या है? नंबर 1, आप लोगों को पता है कि अगर एक्सेस कॉपर फॉर द लॉन्ग टर्म किस चीज पे डिपोजिट हो जाए? लीवर पे, और उस पर सालों साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, तो एक्सेस कॉपर ये लीवर को परमानेंट डैमेज कर देता है। क्या करता है? परमानेंट। और ऐसी कंडीशन जिसमें लीवर एंड स्टेज पे चला जाए और उसके बाद लीवर वापस काम पे ना आ सके, इसको कहते हैं परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज इन द लीवर, विच इज कॉल्ड सीरोसिस। इसको क्या कहते हैं? सीरोसिस। एग्जाम में आता है कि एक्सेस कॉपर ओवरलोड लीड्स टू विच डिजीज इन द लीवर? आंसर इज सीरोसिस ऑफ लीवर। ठीक है, सीरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट में याद रखे पेट के अंदर पानी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एडिमा। मतलब यह है एसाइटिस हो जाता है, क्योंकि सीरोटिक पेशेंट उसमें तो लीवर सुकड़ जाता है, मतलब छोटा रह जाता है। तो आया बिलिरुबिन कंजुगेशन होगी? नहीं होगी। तो इन लोगों में जॉन्डिस होता है। क्या होता है? जॉन्डिस। हमने 2 दिन पहले ये बात की थी कि लीवर का एक काम है एल्ब्यूमिन बनाना। क्या बनाना? एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं है तो अनकोटिक प्रेशर वीक है, तो फिर एडिमा के चांसेस भी ज्यादा होगी। एंड द मोस्ट कॉमन एरिया वेयर एडिमा इज सीन इन सीरोसिस ऑफ लीवर इज एब्डोमेन। जो क्या है? एब्डोमेन। ये एब्डोमेन स्वेल अप हो जाता है क्योंकि इसके अंदर एक्सेस फ्लूइड आ जाती है। इसको एसाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसाइटस। तो 2 बात याद रखें, सीरोटिक पेशेंट में जॉइंटिस होता है। क्या होता है? जॉइंटिस। क्योंकि जो कंजुगेशन है बिलिरुबिन की वो खराब हो जाती है, तो द पेशेंट आईज विल बी लुक येलो, क्योंकि जॉइंटिस के अंदर ये जो व्हाइट पार्ट है आई का, ये क्या नजर आता है? येलो। येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द आई इज नोन एज जॉइंटिस। और जॉइंटिस के अंदर किस चीज का लेवल बढ़ेगा? वेरी गुड, बिलिरुबिन। किस चीज का? बिलिरुबिन। ओके, जब लीवर खराब हो जाए, परमानेंट डैमेज हो जाए, तो एल्ब्यूमिन बनेगा? नहीं बनेगा। अनकोटिक प्रेशर वीक होगा, तो एडिमा ऑफ द एब्डोमेन इज कॉल्ड एसाइटिस। इसको क्या कहते हैं? एसाइटिस कहते हैं।
अब आप लोगों को ये भी पता है कि विटामिन के एक्टिवेशन होगी नहीं होगी, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे नहीं होंगे, तो लेकिन स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इस पेशेंट से क्या होगी, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर का काम कोआगुलेशन करना है और क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस कौन करता है, लीवर करता है। वेरी गुड। और अगर लीवर खराब है तो फिर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, तो कट लगने के बाद कोआगुलेशन खराब होगी, तो देयर विल बी ब्लीडिंग इन द बॉडी। ओके, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, तो अमोनिया का लेवल भी बॉडी में क्या होगा, ज्यादा, एंड दैट एक्सेस अमोनिया कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड डैमेज द ब्रेन। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखें। अब आते हैं, अगर एक्सेस कॉपर जाकर किस में डिपोजिट हो जाए, आई, तो आई के कुछ पार्ट कौन बता सकता है, शाबाश। ओके, एक एक हाँ, एक बताएं। कोर्निया, ठीक है, आई के अंदर एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होती है, इसको कोर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट, एक्सीलेंट, रेटिना, द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना, जहां पे हम किसी चीज को देखते हैं और उसका इमेज बनता है उसको हम रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट, वेरी गुड, लेंस, लेंस इज अ कन्वेक्स इन आई, और लेंस का काम ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है उसको रेटिना के ऊपर फॉल करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ लेंस। नेक्स्ट, आयरस, वेरी गुड, पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आयरस, क्योंकि हर बंदे की जो आई कलर है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ आयरस डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं? हमारी आंखों की जो कलर है वो आयरस की वजह से होता है। नेक्स्ट, हाँ, एक्सीडेंट, स्क्लेरा, द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड स्क्लेरा। वेरी गुड। तो देखे, आई की अगर वैसे आप लोगों से कोई पार्ट पूछे तो स्क्लेरा है, कोर्निया है, प्यूपिल है, आयरस है, रेटिना है, लेंस है, सिलियरी बॉडी है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, लिगामेंट ऑफ कूपर है, ये सारे के सारे किसके पार्ट थे, आईज के। उनमें से एक है कोर्निया, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आईज कॉल्ड कोर्निया। ये जो ब्लैक पार्ट है आई के अंदर, इसमें अगर आप लोग गौर से देखें तो इसके ऊपर शीशे जैसा स्ट्रक्चर है, शाइनी, उस शीशे लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कोर्निया। अब इस कोर्निया के इर्द गिर्द किस चीज की डिपोजिशन हो जाती है, कॉपर की। ये एमसीक्यूज आता है कि आई के अंदर अगर हम कॉपर की डिपोजिशन देखना चाहे तो वो किसके इर्द गिर्द होगी, आंसर है कोर्निया। वो किसके इर्द गिर्द होगी, कोर्निया। अब सुन ले, ये जनाब कोर्निया है, अब सुन ले, ये कोर्निया है, राउंडेड पार्ट होता है इस तरह। अब इधर एमसीक्यूज सुन ले, और ये इस कोर्निया के इर्द गिर्द किस चीज की डिपोजिशन हुई है, कॉपर। अब देखे, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था, उसका नाम था केसर, क्या नाम था, केसर, और दूसरे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का नाम था फ्लेशर। ठीक है, इन दोनों ने मिल के जनाब कोर्निया के इर्द गिर्द एक्सिस किस चीज की डिपोजिशन देखी थी, कॉपर। तो याद रखे, जब कॉपर की डिपोजिशन कोर्निया के इर्द गिर्द हो जाए तो उसको हम कहते हैं केसर फ्लेशर रिंग। क्या कहते हैं, केसर फ्लेशर, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर की डिपोजिशन है वो लीनियर है या रिंग शेप है, रिंग शेप है, सर्कुलर शेप है, इसलिए इसको आजकल क्या कहते हैं, केसर फ्लेशर रिंग। तो यहाँ पे लेके एक्सिस डिपोजिशन ऑफ कॉपर इन द आई can leads to a ring shaped structure which is known as Kaiser Fleischer ring, and that is the very important MCQ question. Clear है? अब ये जो रिंग है ये पेशेंट बताएगा या हम मालूम करेंगे, ये डॉक्टर मालूम करता है। ये सिम्टम है कि साइन है, ये साइन है। द मोस्ट इंपोर्टेंट साइन फॉर विल्सन डिजीज इन द आई, there is deposition of copper around the cornea which look like in ring shape, and that ring shape is called of Kaiser Fleischer ring। और ये बार बार क्लैब में, यूएसएमडी में, और ये क्वेश्चन में आता है, इसको सिंपली जो डॉक्टर है वो कहते हैं के एफ रिंग। क्या कहते हैं, के एफ रिंग। अगर हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाए, किसी ने अगर विजिट किया है तो वहाँ पे एक मशीन होता है और हमें डॉक्टर कहते हैं कि इसमें अपनी आंख रख ले, कहते हैं कि नहीं। जब उस मशीन में हम आंख रखते हैं तो वो मशीन आंख को मैग्नीफाई करता है, मतलब बड़ा कर देता है। अगर उस मशीन के अंदर कोर्निया के इर्द गिर्द मतलब उसको ब्राउन कलर की रिंग मिल जाए, कौन सा, ब्राउन, क्योंकि कॉपर जब आई में डिपोजिट हो जाती है इट गिव्स राइज ब्राउनिश कलरेशन। अगर डॉक्टर को ब्राउन कलर अराउंड द कोर्निया मिल जाए तो उसके जहन में ये आएगा कि इसके बॉडी में किस चीज की लोड बढ़ गई है, कॉपर। तो व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, सीरम कॉपर चेक करे। क्या चेक करे, सीरम कॉपर, ब्लड में कॉपर चेक करे, और 90% लोगों में कॉपर की लोड जो है वो ब्लड में क्या होती है, वो ज्यादा होती है। क्लियर है? तो जैसे द सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट लिखे, एक्सेस कॉपर अगर बॉडी में बढ़ जाए तो नेक्स्ट एरिया कौन सी टारगेट करती है, ब्रेन। और ब्रेन के अंदर लेके इट कैन टारगेट लेंटिफॉर्म एरिया। किस एरिया को, लेंटिफॉर्म। ये मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना याद रखे, लेंटिफॉर्म एरिया इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। कौन से एरिया की, शाबाश, फोर ब्रेन। अब इधर फोकस करें कि जो लेंटिफॉर्म एरिया है
इसका काम क्या है? एनीवन इन द होल क्लास? आई विल अप्रिशिएट द आंसर। शाबाश। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंटिफॉर्म एरिया इन द ब्रेन? एक बात याद रखें कि ये एरिया जो फोर ब्रेन के अंदर होता है, इट कंट्रोल आवर मूवमेंट। जो हमारे चलने का अंदाज है या दौड़ना है, वॉकिंग है, इसको कंट्रोल करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ लेंटिफॉर्म एरिया एंड इट इज अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। ये किसके अंदर होता है? बेसल गैंग्लिया। अगर कॉपर जो है वो एक्सेस डिपोजिट हो जाए किस एरिया में? लेंटिफॉर्म एरिया में, तो हमारे जो चलने का एक तरीका है वो नॉर्मल रहेगा कि एबनॉर्मल? एन एबनॉर्मल वे ऑफ वॉकिंग इज कॉल्ड एटाक्सिया। इसको क्या कहते हैं? एटाक्सिया कहते हैं। ठीक है, एटाक्सिया। तो जब कॉपर ओवरलोड बंदा जब जाएगा तो ये ड्रंकन गेट के साथ जाएगा, कभी इस तरफ मुड़ेगा कभी इस तरफ मुड़ेगा, लेकिन इस बंदे की जो मूवमेंट है, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, उसके अंदर जो एक बैलेंस है वो खत्म हो जाती है। इसका वजह यह है कि एक्सेस कार्पर कैन टारगेट विच एरिया ऑफ द ब्रेन? लेंटिफॉर्म एरिया, विच लीड्स टू एटाक्सिया। एटाक्सिया मीन इर्रेगुलर अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। क्लियर है? तो आप देखें तीन चीजें, अगर एक पेशेंट है उसमें जॉइंटिस है, उसमें जनाब एसाइटिस है, और उसकी आंखों में कोर्निया के इर्द ब्राउन कलर है, ब्राउन कलरेशन का रिंग है, तो इसका मतलब यह है कि इस पेशेंट के अंदर किस चीज की लेवल बढ़ चुकी है? कॉपर की। तो हम फिर आगे क्या करेंगे? तो लेके इन्वेस्टिगेशन। हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन। ओके, एग्जामिनर ये भी पूछता है इन तीन एरिया में हमें पता है कि इस एरिया के अंदर एक्सेस क्या डिपोजिट हो सकता है? कॉपर। लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछे इन तीनों में से किस में कॉपर की डिपोजिशन सबसे आखिर में होती है? आंसर इज ब्रेन। वो क्या है? ब्रेन। क्योंकि ब्लड से कॉपर को ब्रेन तक जाने में टाइम लगता है। तो द लास्ट सिम्टम या द लास्ट एरिया टू बी अफेक्टेड इन विल्सन डिजीज, दैट इज कॉल्ड ऑफ ब्रेन। वो ब्रेन होता है। अब लिखे इन्वेस्टिगेशन। किसको डायग्नोज कैसे करेंगे? क्या बात? लिखे इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर विल्सन डिजीज? अगर हम आईज में कोर्निया के इर्द गिर्द किस चीज को देखें? KF रिंग, के सर? फ्लेशर रिंग। तो सबसे पहला जो टेस्ट हम ऑर्डर करेंगे दैट इज सीरम कॉपर। क्या ऑर्डर करेंगे? सीरम कॉपर। सीरम मीन ब्लड। कि ब्लड के अंदर जनाब हम क्या चीज चेक करेंगे? कॉपर। ये ज्यादा होगा कि कम? वेरी गुड, इट इज रेज। ये क्या होगा? रेज। फिर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम चेक करेंगे सीरम सीरिलोप्लाज्मिन। क्या चेक करेंगे? सीरम सीरिलोप्लाज्मिन। देखिए E1 के MBBS में 4th ईयर 5th ईयर के बाद आप लोग जब एग्जाम देने आते हैं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम ऑल द टाइम। सीरम सीरिलोप्लाज्मिन याद रखें। कल वाला टॉपिक थोड़ा सा याद करें। सीरम आयरन हम चेक करते हैं तो आयरन के साथ ट्रांसफरिन देखते हैं। क्या है? ट्रांसफरिन। क्योंकि ब्लड के अंदर आयरन को कैरी करने वाला प्रोटीन क्या है? ट्रांसफरिन है। इसी तरह ब्लड के अंदर कॉपर को कैरी करने वाला प्रोटीन सीरिलोप्लाज्मिन होता है। ये जो सीरिलोप्लाज्मिन है ये क्या है? इट कैन कैरी कॉपर इन द ब्लड। ये कॉपर के लिए व्हीकल है, गाड़ी है। अब मैं कहता हूँ कि अगर 2 कॉपर के लिए 2 गाड़ी चाहिए सीरिलोप्लाज्मिन, फिर तो नॉर्मल है। लेकिन अगर कॉपर की लोड क्या है? ज्यादा है, तो अब 2 से कॉपर 10 बन गई है, लेकिन इसमें तो चेंज नहीं आया है। तो उस 10 के लिए ये 2 गाड़ियां कम पड़ जाएगी कि ज्यादा? कम पड़ जाएगी। तो सीरम सीरिलोप्लाज्मिन इंक्रीज और डिक्रीज? ये डिक्रीज होता है। तो याद रखिए 2 टेस्ट कि अगर सीरम के अंदर कॉपर बढ़ जाए लेकिन सीरम सीरिलोप्लाज्मिन लेवल क्या हो जाए? कम, दैट शुड बी कॉपर ओवरलोड कंडीशन। क्लियर है? और नेक्स्ट लिखे अनदर इज दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट। आखिर में जो कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, प्लीज इसमें जो मेन इशू है इन तीनों में, आप लोगों के ख्याल में इन तीनों में जो मेन इशू है वो सीरोसिस है। क्या है? सीरोसिस। अब ये देखना है कि लीवर ने काम करना क्यों छोड़ दिया है, वो क्यों सिकुड़ चुका है, क्यों छोटा रह चुका है। इससे हम बायोप्सी लेंगे। क्या लेंगे? बायोप्सी। और अगर बायोप्सी हमें ये बताए कि उसमें कॉपर है, इट मीन कि द कॉज ऑफ सीरोसिस इज विच डिजीज? विल्सन डिजीज। वो क्या है? विल्सन। तो व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट? दैट इज कॉल्ड लीवर बायोप्सी। वो क्या है? लीवर बायोप्सी है। क्लियर है? बायोप्सी इज अ टेस्ट इन विच पीस ऑफ टिश्यू इज टेकन एंड सेंड टू द हिस्टोपैथोलॉजी लैब, और 1 से 2 हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट आता है और उसमें पता चलता है कि लीवर किसने खराब किया है। आया लीवर खराब करने की वजह कॉपर है, या लीवर खराब करने की वजह आयरन है, या अल्कोहल है, या हेपेटाइटिस है, फिर बाद में पता चलता है। लेकिन अगर बायोप्सी ये बताए कि लीवर इसलिए डैमेज है, इसके ऊपर एक्सेस किस चीज की डिपोजिशन हुई है? कॉपर, देन इट विल बी विच डिजीज? विल्सन डिजीज। वो क्या है? विल्सन डिजीज है। बात समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे देखे विल्सन डिजीज में लीवर अफेक्ट होता है कि नहीं? हेपेटो इज द वर्ड यूज फॉर लीवर, और
इसके बाद आखिर में जाकर ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, लेंटिफार्म एरिया। और ये लेंटिफार्म एरिया पे जब कॉपर डिपोजिट हो जाता है तो लेंटिफार्म एरिया आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। क्या चीज, डीजेनरेट, वो साइज में छोटा रह जाता है और उस डीजेनरेशन की वजह से द पेशेंट डेवलप एटाक्सिया। तो विल्सन डिजीज में लीवर के साथ साथ ये लेंटिफार्म एरिया खराब हो जाता है, इसलिए इसका नाम हेपेटो लेंटिकुलर डीजेनरेशन भी है। क्लियर है कि नहीं? हेपेटो का मतलब कि लीवर को टारगेट करता है, लेंटिकुलर का मतलब लेंटिफार्म एरिया ऑफ दी फोर ब्रेन को भी टारगेट करता है। लेकिन इसके दरमियान अगर हम आइज में देखें तो कोर्निया के इर्द गिर्द हमें कौन सा रिंग मिलेगा, केसर फ्लेशर रिंग मिलेगा। अब लेके जनाब इसकी मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट क्या है, हम मैनेजमेंट लिखेंगे कि व्हाट इज द मैनेजमेंट। इसके बारे में एक दो पॉइंट याद रखें कि हम ऐसा ड्रग देंगे अगर कॉपर की लोड बॉडी में क्या है ज्यादा, तो ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम एक्सेस कॉपर को बॉडी से क्या करें, बाहर निकालें। उस ड्रग का नाम है पेनिसिलामीन। क्या है, पेनिसिलामीन। ये बार बार एग्जाम में आता है, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलामीन। अब देखें वो कंफ्यूज करने के लिए पेनिसिलिन भी देते हैं। ABCD ऑप्शन में क्या होता है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक, वो अलग चीज है। एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, फ्लोक्सासिलिन वो एंटीबायोटिक है, लेकिन इस ड्रग का नाम क्या है, पेनिसिलामाइन है। ये पेनिसिलिन नहीं है, पेनिसिलामाइन, या इसको हम पेनिसिलामीन कहते हैं। इसको हम कहते हैं कॉपर चीलेटर। इसका कहते हैं कॉपर चीलेटर। इसका मतलब ये है कि अगर इसका इंजेक्शन लगाए या इसका टेबलेट कोई खाए तो इस सीरम के अंदर एक्सेस किस चीज को बाहर फ्लश करेगी, कॉपर को। किसके जरिए, यूरिन के जरिए। क्लियर है? और अगर ये हम देंगे, एक और चीज भी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जिंक। क्या दे सकते हैं, जिंक। जिस टेबलेट के अंदर जिंक होता है, जिंक, तो ये भी एक्सेस कॉपर को स्टूल के जरिए बाहर निकालता है। तो इसका मतलब ये एक्सेस कॉपर को यूरिन के जरिए निकालेगा और ये एक्सेस कॉपर को मतलब स्टूल के जरिए निकालेगा। और इसमें एक और होता है ट्राई एंटाइन। ठीक है, ट्राई एंटाइन, ये भी एक ड्रग है, ये भी ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाए और जो बार बार आता है MCQs के लिए, ड्रग ऑफ द चॉइस, वो क्या होता है, पेनिसिलामाइन होता है। So this is the drug of choice for which disease, Wilson disease. Clear है? So please remember that is more than enough for Wilson disease condition. तो सीरम में ज्यादा होगा तो वो फिर किधर जाएगा, यूरिन में, तो उधर भी ज्यादा होगा। यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन भी देखे, यूरिन में एक चीज तब लीक करेगा जब उसका लोड किस में ज्यादा होगा, सीरम में। तो सीरम कॉपर ज्यादा का मतलब इनडायरेक्टली यूरिन में ज्यादा का मतलब है। ठीक है जी, ओके, ये क्लियर हो गया क्या नहीं? तो विल्सन डिजीज के अंदर किस चीज का लोड बढ़ता है, शाबाश, दैट इज कॉपर। ये ऑटोसोमल क्या है, रिसेसिव है। और क्रोमोसोम किसका मसला होता है, 13। और कॉपर एक्सेस लोड की वजह से, हाँ जी, आई के अंदर जो रिंग बनता है उसका नाम क्या है, केसर फ्लेशर रिंग। बस दैट्स इट। ठीक है, इसका ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है, पेनिसिलामीन। और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट लीवर बायोप्सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखे व्हाट इज जॉइंटिस। The next case we will discuss, that is called of jaundice. ये पंखा चला यार करके। ओके, इसका मतलब ये है jaundice में लेके a condition, इसमें जनाब मेन पॉइंट ये है, इसमें बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है। A condition characterized by increase, बात है नहीं, हाँ इधर फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्रीज लेवल ऑफ व्हाट, आंसर इज बिलिरुबिन। इसका मतलब यह है कि जॉइंटिस जिसको होता है उसका मतलब यह है कि उस बंदे में किस चीज का लेवल ऑलरेडी ज्यादा है, बिलिरुबिन। अब इधर पॉइंट याद रखें कि जो नॉर्मल बिलिरुबिन है, ये हमने कल डिस्कस किया था। इधर देखें, नॉर्मल बिलिरुबिन इज हाउ मच, 0.1 से लेके कहाँ पे 1.2। इधर देखें कि नहीं, मिलीग्राम पर DL, दिस इज द नॉर्मल बिलिरुबिन। इधर फोकस करें, नॉर्मल बिलिरुबिन ये 0.1 से लेके कहां तक होता है, 1.2। अब देखें, अगर इफ बिलिरुबिन इज, अगर जो बिलिरुबिन है ये 1.2 से ज्यादा हो जाए और 2.5 तक चला जाए, कहां तक चला जाए, 2.5। तो इधर देखें, इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा है कि कम है, ये ज्यादा है। द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। इसको क्या कहते हैं,
हाइपर बिलिरुबिनेमिया। अब देखिए हाइपर का मतलब क्या है, इंक्रीज, बिलिरुबिन मीन बिलिरुबिन, ईमिया मीन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर बिलिरुबिनेमिया। लेकिन 1.2 से 2.5 तक जो बिलिरुबिन होता है वो अगरचे ब्लड में ज्यादा है लेकिन वो टिश्यू पे अभी तक डिपोजिट नहीं हुआ है। आंखों में या टिश्यू पे जाकर ये क्लियरली तब डिपोजिट होता है जब ये किस को क्रॉस करे, 2.5 को। क्लियर है? और जब ये 2.5 को क्रॉस करे और ये स्क्लेरा के ऊपर जाकर डिपोजिट होकर कौन सा कलरेशन दे, येलो, फिर उस कंडीशन को हम जॉइंटिस कहेंगे। उस क्या कहेंगे, जॉइंटिस। तो देखिए जॉइंटिस में बिलिरुबिन ज्यादा होगा कि कम, लेकिन किससे ज्यादा, 2.5। तो every jaundice patient has increased bilirubin, but it is not necessary that every increased bilirubin develops jaundice। अब ये भी तो increased bilirubin है लेकिन ये jaundice तो नहीं है। तो every hyperbilirubinemia is not jaundice, but every jaundice patient has hyperbilirubinemia। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे लिखे if bilirubin according to the theory is more than 2.5 मिलीग्राम पर dl, then it is called jaundice। वेरी गुड, इसको हम फिर क्या कहेंगे, jaundice। और प्लीज याद रखें कुछ एग्जामिनर दे लव टू आस्क jaundice in the medical term is also known as icterus। इसको क्या कहते हैं, icterus। icterus mean jaundice। अगर आप लोगों को कोई कहे कि स्क्लेरल icterus, इसका मतलब कि स्क्लेरा के ऊपर किस चीज की लेवल बढ़ चुकी है, बिलिरुबिन। तो icterus इज अ मेडिकल टर्म यूज फॉर द jaundice। ठीक है जी। अब देखिए आप क्लिनिक में बैठे हैं, एक पेशेंट आता है, उसकी LFT आप करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, और उसमें बिलिरुबिन का लेवल 1.6 है या 1.8 है, तो उसका बिलिरुबिन लेवल क्या है, ज्यादा है। अगर कि उसकी जनाब आंखों में आप देखते हैं उसमें येलोविश नहीं है लेकिन बिलिरुबिन तो ज्यादा है कि नहीं, तो इस बंदे को आने वाले दिनों में किस चीज का रिस्क है, जॉइंटिस। तो उस बंदों को भी आपने ट्रीट करना है, उसको बताना है कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करे, हेपामर सिरप दे दे, हेपाटेक सिरप दे दे, उसको बताए कि अपना एहतियात करे वरना आपको जॉइंटिस हो सकता है। लेकिन ये भी माइल्ड जॉइंटिस होता है, क्या होता है, माइल्ड। लेकिन फुल ब्लोन परमानेंट या सिम्टोमेटिक जॉइंटिस तब नजर आता है जब बिलिरुबिन किसको क्रॉस कर जाए, 2.5 मिलीग्राम को। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसके लिए जनाब टाइप, इसका मतलब ये है कि इसकी टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ जॉइंटिस। मैं याद रखे समटाइम जॉइंटिस इज सीन बिकॉज ऑफ कंजेनिटल का मतलब बाय बर्थ प्रॉब्लम, और कुछ लोगों में जॉइंटिस आफ्टर द बर्थ होता है। ठीक है, यहाँ पे लेके कि नंबर 1 यहाँ पे लेके हेरिडिटरी का मतलब क्या है, आफ्टर द बर्थ के बाई बर्थ हाइपर बिलिरुबिनेमिया। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चों के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ चुका होता है ब्लड में और उसका मसला बाई बर्थ होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेरिडिटरी हाइपर बिलिरुबिनेमिया। फिर सुन ले, हेरिडिटरी इज एनीथिंग विच इज बाई बर्थ। माँ बाप से एक चीज आई है बच्चे में और उसने बिलिरुबिन को बच्चे के अंदर क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो दोज कंडीशन विच इंक्रीज बिलिरुबिन इन द ब्लड बट द प्रॉब्लम लाइज बाय बर्थ, इसको हम हेरिडिटरी हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहते हैं। और जिस पेशेंट में हाइपर बिलिरुबिनेमिया होगी तो वो जाकर बाद में किस में कन्वर्ट होगा, जॉइंटिस में कन्वर्ट होगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा कि क्या है, मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ। शाबाश। एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखे, देखिए ये वर्ड मैंने क्या लिखा है, सारे बोले, व्हाट इज दिस, क्रेगलर। ये क्या है, क्रेगलर। इधर सारे फोकस करें। अब ये जनाब इसके साथ देखें, क्रेगलर, ये क्या है, नजार। क्या है, क्रेगलर नजार सिंड्रोम। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन कि जिस पेपर के अंदर जिस एमसीक्यूज में क्रेगलर नजार का वर्ड आ जाए, इट्स मीन कि इस बच्चे के अंदर बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा है और इसका मसला क्या है, बाय बर्थ है, हेरिडिटरी है। तो हेरिडिटरी हाइपर बिलिरुबिनेमिया का बेस्ट एग्जांपल क्या है, क्रेगलर नजार सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट ये लेके गिलबर्ट सिंड्रोम, नाम सुना है कि नहीं, एक क्या होता है, गिलबर्ट सिंड्रोम। इधर फोकस करें, इसमें सारे एमसीक्यूज आएंगे, गिलबर्ट सिंड्रोम। क्लियर है? फिर थर्ड नंबर लेके दैट इज कॉल्ड रोटर सिंड्रोम। क्या होता है, रोटर सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम। और आखिर में लेके व्हाट इज दिस, DUBIN, डुपिन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, डुपिन जॉनसन सिंड्रोम। So a good student in the medical field should know confidently
कि वो 4 कंडीशन कौन कौन से है जिसमें बाई बर्थ बच्चे के अंदर बिलिरुबिन का लेवल क्या होता है, ज्यादा। वो 4 कंडीशन में पहला क्या है, क्रेगलर नजार सिंड्रोम, द सेकंड इज कॉल्ड गिलबर्ट सिंड्रोम, फिर रोटर सिंड्रोम एंड डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। क्लियर है? अब ये बात आप लोगों को आनी चाहिए, ये हाई यील्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर देखिए, इसमें एग्जाम में आता है कि वो कौन सा सिंड्रोम है या कौन सी डिजीज है जिसमें बाई बर्थ बच्चे के अंदर किस चीज का लेवल ज्यादा हो, बिलिरुबिन, और उसमें बच्चे लाइफ के अंदर पहले साल में मर जाते हैं, पहले साल में या दूसरे साल में मर जाते हैं। तो उसकी प्रोग्नोसिस पुअर है कि गुड है, पुअर है। उसमें बच्चे की सर्वाइवल रेट लेस देन 5% है, बच्चे की रहने की चांसेस ना होने के बराबर। वो क्रेगलर नजार सिंड्रोम है। क्या है? क्रेगलर, द सीरियस कंडीशन बाय बर्थ इन अ बेबी, ये सीरियस जॉइंटिस बाय बर्थ इन अ बेबी, दैट इज विट सिंड्रोम, क्रेगलर नजार सिंड्रोम। इसमें बच्चे मर ही जाते हैं। वजह क्या है वो भी बताने लगा हूं, ठीक है। अब इधर देखें, यहाँ पे हेडिंग दे दे मैकेनिज्म की, शाबाश, मैकेनिज्म का हेडिंग दे दें। अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए साथ देना है। वो ये है कि कल वाला टॉपिक, इसलिए मैंने कहा कि रोज पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे तो आगे आसानी होगी। हमने ये टॉपिक पढ़ा है और आप लोगों ने रिपीट करवाना है। आरबीसी से हमने स्टार्ट किया था, याद है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसकी लाइफ स्पेन कितनी है? 120 डेज। एक्सीलेंट। अब देखिए आसान होगी। आरबीसी की जब लाइसिस होगी तो उसमें हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम होता है। क्या होता है? हीम। याद है कि नहीं? और इस हीम से आयरन निकलेगा कि नहीं? और ये आयरन बॉडी रीयूज करता है। लेकिन ये जो हीम है ये जाके कन्वर्ट होता है बिलीवर्डेन में। किसमें? बिलीवर्डेन। इस पे हमने 1 घंटा लेक्चर लिया है। और जो बिलीवर्डेन है ये ग्रीन पिगमेंट है, ये फिर कन्वर्ट होता है किस चीज में? हाँ जी, बिलिरुबिन में। किस चीज में? बिलिरुबिन। एंड दैट इज येलो पिगमेंट। ये क्या होता है? येलो पिगमेंट। अब इधर फोकस करें। जो बिलिरुबिन इस हीम की डिग्रेडेशन से बनता है दैट इज अनकंजुगेटेड। ये क्या होता है? अनकंजुगेटेड। याद है जी? अनकंजुगेटेड। अब इसको हमने बॉडी से निकालना है, लेकिन अनकंजुगेट बिलिरुबिन को क्या करना है? कंजुगेट करना है। और इसकी कंजुगेशन कहाँ होती है? एक्सीलेंट। लेकिन ये लीवर तक पहुंचाएगा ब्लड के जरिए कौन? एक्सीलेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दैट इज एल्ब्यूमिन। Albumin is a protein which can carry unconjugate bilirubin into the liver, और ये लीवर के अंदर जाकर कन्वर्ट हो जाता है कंजुगेट फॉर्म में। किस फॉर्म में? कंजुगेट। आई थिंक ये सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बिलिरुबिन इन द लीवर इज कन्वर्टेड इनटू कंजुगेटेड फॉर्म, ठीक है, कंजुगेटेड। और जब ये कंजुगेट होता है तो फिर ये हेपेटिक डक्ट में देखें, लीवर के अंदर ये छोटे छोटे इस तरह नालियां होती है, डक्ट होती है, इसको हम कहते हैं कैनालिकुलाई। क्या कहते हैं? कैनालिकुलाई। कैनालिकुलाई आर द स्मॉलर डक्ट्स इन द लीवर, और इन स्मॉलर डक्ट से फिर आगे जाकर हेपेटिक डक्ट में जाती है। किसमें? हेपेटिक। और याद रखें, हेपेटिक डक्ट से फिर आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट में जाती है। किसमें? कॉमन बाइल डक्ट। और फिर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, फिर यूरोबिलिनोजन बनता है, फिर स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन बनता है। ऐसा है कि नहीं? इसको हमने नाम दिया था फैट ऑफ बिलिरुबिन। क्या नाम दिया था? फैट ऑफ बिलिरुबिन। अब सुन ले मेन इशू। अब देखे, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान। इधर मेन पॉइंट है कि जब अनकंजुगेट बिलिरुबिन लीवर में जाए, किसके जरिए? इसको कंजुगेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। यहाँ पे एक एंजाइम पढ़ा था कि नहीं? अब शाबाश, उस एंजाइम का नाम था, वेरी गुड, ग्लूको यूडीपी, ग्लूकोरोनाइल या ग्लूकोरोसाइल ट्रांसफरेज। ऐसा है कि नहीं? ये एंजाइम याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम हमने पढ़ा था कि नहीं? अब देखें, अगर एक बच्चा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, ओके। ये जो अनकंजुगेट बिलिरुबिन है, इसका दूसरा नाम है फैट सॉल्युबल बिलिरुबिन। क्या है? फैट सॉल्युबल या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी होता है, ठीक है। अब अगर एक बच्चा है, उसमें जनाब बाई बर्थ, मैं यहाँ पे जनाब उधर जो नंबर दिया है मैं यहाँ उस हिसाब से नंबरिंग दूंगा। 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 के सामने लिखता हूँ कंप्लीट एब्सेंट। क्या लिखता हूँ? कंप्लीट एब्सेंट ऑफ यूडीपी, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। अगर एक बच्चा पैदा हो जाए और पैदाइशी तौर पर माँ बाप से कोई मसला ऐसा आया है कि जिसमें आने वाले बच्चे के लीवर में ये एंजाइम कंप्लीटली क्या है? एब्सेंट है, तो उस बच्चे में जो बिलिरुबिन होगा अनकंजुगेट, आया वो कंजुगेट हो सकेगा?
नहीं हो सकेगा। हाँ जी, नहीं हो सकेगा। तो अनकंजुगेट बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में क्या होगा, ज्यादा, तो दैट इज हाइपर बिलिरुबिनीमिया। लेकिन ये मसला बर्थ से पहले हुआ है कि बाई बर्थ है, तो ये हेरिडिटरी का मसला है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर ऐसा हेरिडिटरी हाइपर बिलिरुबिनीमिया, यार लिखना बंद करे, इधर फोकस करे, ऐसा बाई बर्थ मसला जिसमें बच्चे के अंदर कंप्लीटली ये एंजाइम क्या हो, एब्सेंट हो, तो इसका अनकंजुगेट बिलिरुबिन कंजुगेट हो नहीं होगा। तो अनकंजुगेट बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में क्या होगा, ज्यादा होगा, इंक्रीज ब्लड लेवल होगा क्या नहीं? और जब ये ब्लड लेवल ज्यादा होगा अनकंजुगेट, तो दैट इज फैट सॉल्युबल। ये क्या है, फैट सॉल्युबल। और फैट सॉल्युबल सब्सटेंस कैन क्रॉस एनी बैरियर इन द बॉडी विच इंक्लूड ब्लड ब्रेन बैरियर। ये किसको क्रॉस करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये बिलिरुबिन जाकर किस में एंटर करेगी, ब्रेन में। किस में एंटर करेगी, ब्रेन। इन बच्चों के अंदर ब्रेन के अंदर अनकंजुगेट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। और जब अनकंजुगेट बिलिरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करे और किस तक पहुंच जाए, ब्रेन तक, इस कंडीशन को हम कहते हैं कर्नेक्टरस। क्या कहते हैं, कर्नेक्टरस। तो कर्नेक्टरस का मतलब यह है कि दैट इज जॉइंटिस ऑफ द ब्रेन। इसको क्या कहते हैं, जॉइंटिस ऑफ द ब्रेन। अगर ब्रेन के अंदर बिलिरुबिन का लेवल ब्लड बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, कर्नेक्टरस। एंड दैट एक्सेस बिलिरुबिन ट्राई टू डैमेज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और ये ब्रेन को जब डैमेज करेगा, इस बच्चे को फिट्स लगना शुरू हो जाते हैं। क्या चीज, फिट्स, जट से आते हैं, जिसको सीजर्स कहते हैं। तो ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो इन बच्चों में अनकंजुगेट बिलिरुबिन ज्यादा होगा कि कम, बहुत ज्यादा। और एक्सिस बिलिरुबिन पहले जाकर किस पे डिपोजिट करेगा, स्क्लेरा, फिर स्किन पे। तो इस बच्चे को जब आप सामने से देखते हैं, पैदाइश के दूसरे या तीसरे दिन ये सर से लेके पांव तक येलो होता है। क्या होता है, येलो होता है। इसको कहते हैं जनरलाइज जॉइंटिस। इसको क्या कहते हैं, जनरलाइज जॉइंटिस। इसका मतलब यह है कि जो कन्वर्जन एंजाइम है वो तो बिल्कुल है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि इसमें जब कन्वर्जन होगी नहीं तो टोटली ये बिलिरुबिन बढ़ेगी, तो जनरलाइज जॉइंटिस होगी। और चौथे दिन, पांचवें दिन जब ये बिलिरुबिन कहाँ तक पहुंच जाते हैं, ब्रेन, तो ये बच्चा पैदाइश के एक हफ्ते के बाद जट के उससे आना शुरू हो जाते हैं। ये चीज जट के आना शुरू हो जाते हैं। और जब इसका बिलिरुबिन चेक किया जाता है तो सामने से उसकी पूरी स्किन येलो है, वो पता नहीं कि 2.5 की बजाय 20 mg पे चला होता है या 25 mg। फिर इसको हम पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर वो इंक्यूबेटर दे के होते हैं नहीं, जिस तरह इंक्यूबेटर में रखते हैं और उस पर हम लाइट रेस को फोकस करते हैं, उसको कहते हैं फोटोथेरापी। क्या कहते हैं, फोटो। उस रेस के जरिए जाकर एक्सिस बिलिरुबिन को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन ये कब तक करेंगे, ये सवाल है कि 1 साल तक करेंगे, 2 महीने तक करेंगे। यार बच्चे इंक्यूबेटर में पढ़ाए, उसकी बॉडी ग्रोथ में जाएगी, तो पूरी जिंदगी तो ये हम नहीं रख सकते। और ये एंजाइम कभी हम रिप्लेस नहीं कर सकते। न ऐसा ड्रग है जो इस एंजाइम का काम करे, और न ऐसा मेडिसिन है कि इस एंजाइम को हम बूस्ट करें, क्योंकि कंप्लीटली एंजाइम क्या है, एब्सेंट है। तो आया ये बच्चा सरवाइव करेगा जिंदगी में, नहीं करेगा। 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, आगे नहीं जा सकेगा। तो ऐसा बाई बर्थ डिफेक्ट जिसमें अनकंजुगेट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाए और उन लोगों में कंप्लीट एब्सेंट किस एंजाइम की हो, तो उस डिजीज को हम क्रेगलर नजार सिंड्रोम कहते हैं। इसको ये कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो व्हाट इज क्रेगलर नजार सिंड्रोम? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट एब्सेंट ऑफ यूडीपी, ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज। समझ गए कि नहीं? मैंने यहाँ पे 1 क्या लिखा है, 1 का मतलब कि वहाँ पे 1 नंबर डिजीज है। इसका मतलब कि क्रेगलर नजार 1 है, तो 1 का मतलब इसमें कंप्लीट एब्सेंट एंजाइम की होती है। समझ गए कि नहीं? एक और पॉइंट। अब आते हैं जनाब, इधर देखे, मैं लिखता हूँ 2 का मतलब ये है, अब हम किस डिजीज की तरफ जा रहे हैं, गिलबर्ट सिंड्रोम की तरफ। देखे मैं यहाँ पे इसके साथ एक वर्ड लिखता हूँ, हाँ जी, पार्शियली एब्सेंट। क्या लिखता हूँ, पार्शियली एब्सेंट। अब सुन ले, कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं, इधर मुझे फोकस करे 1 मिनट के लिए। कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं कि उसकी माँ बाप से ऐसा मसला आता है कि उसके आने वाले बच्चे में ये जो एंजाइम है ये 50-50 काम करता है। क्या काम करता है, 50। मतलब अगर 100 बिलिरुबिन है और 100 को कन्वर्ट करना था, तो इन लोगों में 50 कन्वर्ट होंगे, 50 कन्वर्ट नहीं होंगे। बात समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब यह है कि दिस एंजाइम इज नॉट कंप्लीटली एब्सेंट बट दैट इज पार्शियली एब्सेंट। क्या होता है, पार्शियली एब्सेंट। अब सुन ले, जब हम बैठे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जब हम बैठे होते हैं वी आर इन द रिलैक्स स्टेट। कौन से स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में। तो हमारी बॉडी में जो तोड़ फोड़ है वो कम होती है। अगर हमें कोई स्ट्रेस मिलता है, हमें कोई फोन करते हैं कि यार फलाने की डेथ हो गई और वो हमें करीब हो,
तो हमारी बॉडी में चेंज आती है, हमारी अपने ऊपर एक खौफ तारी हो जाता है, इसको सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक। तो जब आप स्ट्रेस में आते हैं, एंजाइटी के शिकार होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो इंसान सोचता रहता है, तो उसकी बॉडी जोर लेती है और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन में आरबीसी की लाइसिस क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? ज्यादा बनेगा। तो याद रखें, ये जो बच्चे होते हैं जिसमें ये पार्शियली काम करता है, जब ये नॉर्मल होते हैं तो 50% बिलिरुबिन भी इनफ है कि वो बॉडी के लिए काम कर सके। लेकिन जब ये बच्चे किसके शिकार होंगे? स्ट्रेस के शिकार, एंजाइटी के शिकार, डिप्रेशन के शिकार होंगे, तो आरबीसी लाइसिस इतना ज्यादा होगी कि बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा। तो फिर ये बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ेगा कि कम? ज्यादा। तो इन लोगों में सिम्टम्स फिर नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? सिम्टम्स। तो ये बच्चे रेस्ट में एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशन में सिम्टोमेटिक होते हैं, क्योंकि ये एंजाइम कंप्लीटली एब्सेंट है कि पार्शियली। तो ऐसा बिलिरुबिन का बढ़ जाना, अब 50% बिलिरुबिन तो नहीं कन्वर्ट हुआ ना, तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। हाइपर बिलिरुबिनीमिया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। बात समझ गए कि नहीं? तो ऐसा हाइपर बिलिरुबिनीमिया जिसका मसला बाई बर्थ हो और उसमें ये एंजाइम क्या हो? पार्शियली एब्सेंट हो, इसको गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। तो क्रेगलर नजार और गिलबर्ट सिंड्रोम का मसला एक ही एंजाइम में होता है। बात समझ गए? लेकिन एक में कंप्लीट एब्सेंट होता है और एक में पार्शियली एब्सेंट होता है। समझ गए ये बात क्या नहीं? ये इंपोर्टेंट है। अब आते हैं कुछ बच्चों में, देखें बिलिरुबिन अनकंजुगेट से नॉर्मली 100% क्या हो जाता है? कंजुगेट हो जाता है। अब मसला यहाँ तक तो नहीं है, मसला हमने आगे लेके जाना है ताकि उसको बाहर निकाले। अब कुछ बच्चों में यहाँ का मसला होता है, व्हाट इज दिस? कैनालिकुलाई। किसका? कैनालिकुलाई। दीज आर द वेरी माइन्यूट एंड वेरी वेरी स्मॉल डक्ट इन द लिवर। और ये छोटे छोटे जो नालियां है, डक्ट है, ये मिलकर आगे क्या बनाता है? हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट गॉल ब्लैडर के साथ सिस्टिक डक्ट से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाता है और ये आगे ड्यूडिनम में जाता है और इससे हम बिलिरुबिन को बाहर निकालते हैं। कुछ बच्चों में बाई बर्थ एमसीक्यूज है, कुछ बच्चों में बाई बर्थ ये जो कैनालिकुलाई है ये पार्शियली वर्क करते हैं। क्या करते हैं? पार्शियली वर्क। इसका मतलब ये है कि ये कैनालिकुलाई 50% कंजुगेट बिलिरुबिन को आगे हेपेटिक डक्ट में देते हैं, लेकिन 50% नहीं दे सकते। तो फिर कंजुगेट बिलिरुबिन से हम छुटकारा हासिल कर सकेंगे? नहीं। कंजुगेट बिलिरुबिन लीवर में आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे? ज्यादा। फिर भी हाइपर बिलिरुबिनीमिया है कि नहीं? हाइपर बिलिरुबिनीमिया है, लेकिन इसमें कितना परसेंट बिलिरुबिन बढ़ेगा? 50%, क्योंकि पार्शियली वर्क कर रहे हैं। 50% तो आगे जाएगी, 50% ज्यादा होगी। तो ऐसा हाइपर बिलिरुबिनीमिया जिसका मसला किस में हो? हेपेटिक कैनालिकुलाई में हो, लीवर के अंदर हो, जिसमें पार्शियली कैनालिकुलाई काम करे, उसको हम कहते हैं रोटर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? रोटर सिंड्रोम। बात समझ गए? एक और पॉइंट इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल 4th नंबर ये कंप्लीटली एब्सेंट है, कंप्लीटली क्या है? हाँ जी, एब्सेंट है। अब सुन ले, अनकंजुगेट बिलिरुबिन क्या हो जाएगा? क्योंकि एंजाइम तो है ना, ये ठीक है, लेकिन इस कंजुगेट को हेपेटिक डक्ट तक हम नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि दरमियान वाला रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। बात समझ रहे कि नहीं? तो अगर ये ब्लॉक है तो कंजुगेट बिलिरुबिन आगे कम जाएगी या बिल्कुल नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। तो 100% कंजुगेट बिलिरुबिन का लेवल लीवर में क्या होगा? कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगी कि नहीं? और जब कंजुगेट बिलिरुबिन का लेवल लीवर में 100% बढ़ जाएगा तो कुछ महीनों के बाद दिस कंजुगेट बिलिरुबिन मेक द लिवर ब्लैक। ये क्या बनाता है? ब्लैक लिवर। इसका मतलब ये है कि कंजुगेट बिलिरुबिन टर्न द कलर ऑफ द लिवर इनटू ब्लैक। तो ऐसा बंदा जिसमें जॉइंटिस है, पूरी जिंदगी जॉइंटिस है, और इसका लीवर अंदर से कंप्लीटली क्या है? ब्लैक है। इसका मतलब इसका कैनालिकुलाई कंप्लीटली नहीं है या पार्शियली नहीं है? कंप्लीटली नहीं है। उस डिजीज को हम डुपेन जॉनसन सिंड्रोम कहते हैं। बस समझ गए क्या नहीं? तो उसको हम डुपेन जॉनसन। अब देखें, बुक भी छोड़े, आप लोग मार्केट में है, कोई बंदा फोन करे कि यार मैंने बच्चे को जॉइंटिस है, क्रेगलर नजार, आज डॉक्टर ने कहा क्या चीज है। अब उस टाइम तो आप किताब के पीछे नहीं दौड़ेंगे ना कि सबर मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ, फिर जाए किताब देके और फिर जो है देख ले क्लियर है। आप लोगों ने कैसे याद करना है? दो बातें, यूडीपी ग्लूकोरोनाइड ट्रांसफरेज एक इसका मसला है और एक कैनालिकुलाई का है। अगर यूडीपी ग्लूकोरोनाइड ट्रांसफरेज बिल्कुल है ही नहीं तो उसका नाम क्या है? क्रेगलर नजार है। और अगर ये पार्शियली काम करता है तो उसका नाम गिलबर्ट सिंड्रोम है। बात समझ गए कि नहीं?
असल में अगर हम गिलबर्ट को सीवियर करें, गिलबर्ट को अगर हम सीवियर करें तो इससे क्या बनेगा, क्रेगलर नजार, और माइल्डर फॉर्म ऑफ क्रेगलर नजार को हम गिलबर्ट सिंड्रोम भी कह सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो इन दोनों का मसला केनालिकुलाई में है या एंजाइम में है, एंजाइम में है। क्लियर है? अब अगर ये केनालिकुलाई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो वो डुपिन जॉनसन है। यार इसमें लीवर डार्क होता है कि ब्लू या रेड, डार्क, ब्लैक। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब बार बार ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा जॉइंट डिस्क जिसमें लीवर क्या है, डार्क है, डार्क ब्लैक है, तो डी फॉर डार्क, दैट इज डुपिन जॉनसन सिंड्रोम। इस तरह याद रखें। तो डी फॉर डार्क, विच जॉइंट डिस्क इज क्रिटिकल इन द लाइफ, दैट इज क्रेगुलर नजार। सी फॉर क्रिटिकल जॉइंट डिस्क उसको कहते हैं। ये क्रिटिकल जॉइंट डिस्क, इससे बच्चा सर्वाइव नहीं करता। और वो जॉइंट डिस्क जिसमें डार्क लीवर होगा, ब्लैक लीवर, तो वो क्या है, दैट इज डुपिन जॉनसन। बात समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे सुन ले, क्वेश्चन ये है कि अगर ये बिल्कुल नहीं है, डुपिन जॉनसन है, तो कौन सा बिलिरुबिन बढ़ेगा? और कंजुगेट बिलिरुबिन इज वाटर सॉल्युबल या फैट, एंड वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन थैंक गॉड कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, वो ब्रेन तक नहीं जा सकती। द ओनली बिलिरुबिन विच कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इज फैट सॉल्युबल, और वो फैट सॉल्युबल बिलिरुबिन किस डिजीज के अंदर 100% बढ़ती है, इसलिए क्रेगलर नजार इज क्रिटिकल इन द लाइफ। क्लियर है कि नहीं? और दूसरी बात आखिर में, जो क्रेगलर नजार है या ये गिलबर्ट है, तो इसमें अनकंजुगेट बिलिरुबिन क्या नहीं हो रहा, कंजुगेट। तो इन लोगों में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेंगे। कौन से बढ़ेंगे? इनडायरेक्ट। अनकंजुगेट को हम इनडायरेक्ट भी कहते हैं। लेकिन अगर एक दफा कंजुगेशन हो जाए, बात समझ रहे, तो इन दोनों में, रोटर में और डुपिन जॉनसन में, डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेंगे। क्लियर है? इसको इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं और इसको डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहेंगे। क्लियर है? ब्रेक करें इंशाल्लाह, फिर आगे इसको लेके जाएंगे। समझ गए कि नहीं? देखे, फिजियोलॉजी इज द की टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी। ये कंसेप्ट जिसने सीखा था उस दिन, मेरे ख्याल में आज बहुत आसान है। बस इसके ऊपर हमने सिर्फ डिजीज रखनी है। क्लियर है? कल इंशाल्लाह इसको आगे हम मजीद लेके जाएंगे। ठीक है? ब्रेक करें 10 मिनट, आज जुम्मा है तो नेक्स्ट क्लास फिर जल्दी लेते हैं।